हेलो दोस्तों, आज से हम अपनी क्लास के स्टार्ट करने जा रहे हैं ये प्राचीन भारत का इतिहास। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी का पेपर हो या यूपीपीसीएस का पेपर हो या बीपीएससी का पेपर हो, ये तीनों में ही रिलेवेंट होगा, तीनों में ही अच्छे से काम आएगा और आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये घटना चक्र पर आधारित है। ठीक है, पूरी घटना चक्र आपको हम कंप्लीट कराएंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाषाण काल। ये ध्यान रखिएगा, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे के वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की, जिसका नाम है पाषाण काल। ठीक है, हम देखते हैं कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, क्या नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है, ऐतिहासिक काल में लिपि तो है मगर किंतु उसके अपठ्य या दुर्भाग्य होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यानी ऐतिहासिक काल में लिपि है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी इन तीनों में अंतर देखा जाए तो एक प्रागैतिहासिक काल है जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं है, ऐतिहासिक है जहाँ लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल का मतलब है कि जहाँ लिपि है उसे पढ़ा भी जा सका। देखो, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, आहड़, जोरवे आदि आती हैं। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास के ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। सबसे पहले भारत में कब, 1863 में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। ठीक है, पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया। ये हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, ये तीनों कौन कौन से हैं, तो ये हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को इन 3 भागों में बांटकर देखा गया। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। 3 काल कौन कौन से, पूर्व पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, ये 3 काल हैं। ठीक है, जिसमें पूर्व पुरा पाषाण काल की विशेषता है क्रोण उपकरण जैसे हस्तकुठार, खंडक एवं विद्रणी। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या आता है, फलक उपकरण। ठीक है, और उच्च पुरा पाषाण काल में तक्षणी एवं खुरचनी। ठीक है, ये समय के साथ ज्यादा पैने और गतिशील हो गए थे ये उपकरण। ठीक है, सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चोपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी पेबुल संस्कृति कौन से नदी के किनारे मिले हैं, सोहन नदी के किनारे चापर चोपिंग पेबुल संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतिरमपक्कम से हैंडैक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है, के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। यानी रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे, ये दोनों ही थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडैक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग्स ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देश में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो
संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? फलक संस्कृति कहा जाता है, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, पहले हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, देन इस थ्योरी के बाद इसका एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए आगे क्या था। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टज पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। किसका? पुरापाषाण कालीन मानव का। अग्नि के प्रयोग से परिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। अग्नि के प्रयोग से क्या थे? वो अपरिचित थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पुरापाषाण कालीन मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान था, तो नहीं था। और ये मुख्यतः क्या थे? शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कार्नाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। ठीक है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य का पाषाण काल से प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाच सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थित है। तो लंगनाच कहाँ स्थित है? गुजरात में, ये ध्यान रखना आप। यहां से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, लंगनाच से क्या क्या मिला है? देखो, लंगनाच से मिला है पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लंगनाच से। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। कभी पूछे 14 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो लंगनाच से मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महादहा प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं साग निर्मित उपकरण मिले हैं। जी.आर. शर्मा ने महादहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, जी.आर. शर्मा ने 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो हैं झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श, तो पुरातत्व विमर्श किसने लिखी थी? डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा पुरातत्व विमर्श पुस्तक लिखी गई है। में महादहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा कौन कौन से स्थान से हड्डियों के उपकरण पाए गए हैं? महादहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा से। ठीक है, दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल के साथ एक दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। नहीं, आपसे पूछे सराय नाहर राय से 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थीं। विंध्य क्षेत्र के लेखरिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश शत विशत अवस्था में हैं। ठीक है, अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखरिया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, बागौर,
से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आदमगढ़ मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? पशुपालन के। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 43 को क्रमांक दिया गया है, जिनमें से 133 शैलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रकला को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ, यानी खेती का प्रारंभ नवपाषाण काल से माना जाता है। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लोहरादेव है। जो सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य है वो कहाँ है? संत कबीर नगर में लोहरादेव है। यहाँ से 9000 पूर्व से 7000 मध्य के चावल के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान स्थित से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य स्थल कोल्डी हावा इलाहाबाद में स्थित जिले बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ 6500 पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था, ठीक है, चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से कुत्ते का कंकाल मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, यानी बुर्जहोम से ही गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस पुरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा, बुर्जहोम की खोज किसने की थी? 1935 में डी टेरा ने की थी। किसने की थी? डी टेरा ने की थी। और एमो पीटरसन ने। गुफा कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफा कराल कश्मीर में स्थित है, नवपाषाणकालीन स्थल है। गुफा कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार में। चिरांद कहाँ है? बिहार में स्थित है और नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। और किससे निर्मित है? हिरण के सींगों से। चिरांद बिहार में है, नवपाषाणकालीन स्थित है और हिरण के सींग से निर्मित उपकरण है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो संगनकल्लू कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किसके पास? मैसूर के पास। कौन सा जनपद? बेल्लारी जनपद। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? राख के टीले। ठीक है। पिकलीहल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की संपूर्ण महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आग की खोज है, जो कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे की प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहड़, बालाथल, बागोर, आजोयाना एवं गुलिंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा गया है। आहड़ का प्राचीन नाम, सबसे इंपॉर्टेंट, आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती है। गिलिंद, बालाथल, ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। आहड़ के पास गिलिंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलिंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप मृदभांड बने हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा, एरड़ और नौदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्या है? ताम्रपाषाणकालीन स्थल है, जो खारगोना जिले में स्थित है। इसका उत्खनन डीची संकलिया ने कराया था। किसने कराया था? HD संकलिया ने कराया था नौदा टोली का उत्खनन। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चाकोर वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है? मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चाकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। कहाँ से? नौदा टोली से। यहाँ के मूल मृदभांड काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पा संस्कृति दिखाई देती है। साथ ही ये इन पर हड़प्पाई प्रभाव का भी स्पष्ट दिखाई देता है। इन पर हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रभाव दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलेबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवसा और दैमाबाद, पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक है। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद है। जो कौन से? गोदावरी का। ठीक। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4,000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पटसन का साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुआ है, जो जोरवे संस्कृति का स्थल है, महाराष्ट्र में है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। टोटीदार पात्र महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति, जोरवे संस्कृति नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों की अस्थियां कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों के मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिनमें 4 कमरे आयताकार हैं और 1 वृत्ताकार। इनाम गांव से 130 से अधिक घर, ठीक है, 130 से अधिक घर। एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो 100 से अधिक। एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो 100 से अधिक अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में पांडु, राजर, डिब्बी और बीरभूल जिले में महिष दल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरा स्थल जहाँ खुदाई हुई है वे बिहार में सोनुवार, सोनपुर, तारडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन है।
बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपत्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्र में रहने वाले ताम्र पाषाण युग मवेशी का पालन और कृषि करते थे। आपको बात समझ में आ रही है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? पूरा पाषाण से। पूरा पाषाण के बाद हम आए मध्य, कहाँ आए? मध्य पाषाण पे, मध्य पाषाण काल पे, और फिर आए नवपाषाण, और उसके बाद से हम देख रहे हैं ताम्रपाषाण। ठीक है, ये तीन चीज हमने की है। पूरा पाषाण को हमने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा था पत्थर के उपकरण, यहाँ हमने देखा था कि पशुपालन स्टार्ट हो गया था, और नवपाषाण काल में हमने देखा था कि पशुपालन के साथ साथ कृषि भी का प्रारंभ हो गया था। अग्नि की खोज भी यहाँ पे हुई थी। ताम्रपाषाण में क्या हुआ था? पत्थर और तांबे एक साथ चल रहे थे। सबसे पहला खोजा गया धातु तांबा ही था। ठीक है, बाकी जो स्थल हैं, स्थलों की आपको सूची ऊपर दी हुई है, जिनको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, जिससे आपको जो MCQ कराया जाएगा उसमें आपको सहूलियत मिले। ठीक है, और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे, जहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी करते थे। ये गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की खेती भी करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली हैं। कोई पूछ दे आपसे मालवा में क्या मिला है, तो चरखा और तकलियां मिला है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल रुई से बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव कुंभाकार, धातुकार, हाथी दांत शिल्प और चूना बनाने वाले खिलौने, मिट्टी की मूर्ति बनाने कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा भी कहाँ मिली है? इनाम गांव में मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाए जाने वाली ऐसी प्रतिमा का प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी वृषभ मूर्तियाँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ सांड धार्मिक का प्रतीक था। पश्चिम महाराष्ट्र में चंदौली, नेवासा बस्तियों के कुछ बच्चों के गलों में तांबों के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सम्मान के तौर पर कुछ बर्तन पात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। महाराष्ट्र को उत्तर दक्षिण दिशा में मृतक को रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में, और दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में मृतक को रखा जाता था। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था। ठीक है, पश्चिम भारत में संपूर्ण सावधान क्या था? प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान प्रचलित था। ठीक, पूर्ण सावधान को क्या कहते हैं? एक्सडेंट बरियल, और अपूर्ण सावधान को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल बैरियर। ठीक है, सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इनमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसी स्थान में स्टेराइट और कार्नियस जैसे कीमती पत्थर, गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान के खेतरी में सिंगूर, झुंझुनू में तांबे की समृद्ध खदानों का निकट स्थान था। ये जो गणेश्वर था, ये तांबे की खदान थी। क्या थी? समृद्ध खानों के निकट पड़ता था। ये तांबे की खदान के रूप में था राजस्थान में। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मास्की, हुल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारवाह संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। दक्षिण भारत में कृषक से अपेक्षा चारवाह ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व संरक्षण में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1871 ईस्वी में पुरातत्व संरक्षण को सरकार का एक भाग गठित किया गया
वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया। यानी 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किया गया। उस वो काल था लॉर्ड कर्जन का, और इसके जो महानिदेशक थे पहले वो जॉन मार्शल थे। ठीक है, और 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। तो इस हिसाब से हमने देखा कि हमारी जो पाषाण काल था इसको हमने कंप्लीट किया, और अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, जो आपको इसके जस्ट नीचे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू नज़र आएंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना ताकि आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू को क्या कर सकें, कवर कर सकें, और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय।